प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये पुनः सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर ही आधारित है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जैसे सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और फिर HCP स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसका एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड, वुडजाइट होता है, उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कई प्रॉपर्टीज जैसे नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कितना होगा, उनके इक्विवेलेंट पोजीशंस क्या होंगे और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये सारी डिटेल्स हम लोगों ने डिस्कस की थी। और उसके साथ ही उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ये सब भी देखा था। अब उसी में आगे उसी के कंटिन्यूएशन में आज का जो लेक्चर है ये पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है हमें। एंड पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो यही होगा कि व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, मींस पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं वो किस तरह से पैक्ड हैं उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, उसी से रिलेटेड पैकिंग फ्रैक्शन होता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि the volume occupied by the atoms in the crystal structure and the volume of the crystal structure. So it is the ratio of the volume of atoms, it is the ratio of the volume of atoms and the volume of lattice. तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो अगेन हम लोग एक यूनिट सेल के लिए ही कैलकुलेट करेंगे और जो एक यूनिट सेल के लिए होगा वही पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए भी वैलिड होगा। तो by the definition, packing fraction is defined as fraction of space occupied by atoms in the crystal structure. अब जब हम यहाँ एटम्स की बात या मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो जब हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि जो एटम्स हैं वो हार्ड स्फीयर हैं और उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह के हार्ड स्फीयर्स की को इमेजिन करते हुए हमें ये कैलकुलेशन करना है। तो इसका प्रोसेस क्या होगा? इसका प्रोसेस इस तरह का होगा कि हम सबसे पहले यूनिट सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल और फिर उन दोनों का जो रेशियो होगा वही पैकिंग फ्रैक्शन होगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होता है और अगर हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज में आ जाएगा कि कितना परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है by the atoms in a given crystal structure. अब इसके लिए जब हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो हम वी नीड टू नो, जैसे सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किस लैटिस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसे सिंपल क्यूबिक के लिए कर रहे हैं, FCC के लिए कर रहे हैं, BCC के लिए कर रहे हैं या HCP के लिए कर रहे हैं। तो हम जिस भी लैटिस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं उस लैटिस के बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मतलब उसका यूनिट सेल कैसा है वो हमें पता होना चाहिए। यूनिट सेल अगर हमें पता होगा तो हमें यूनिट सेल का वॉल्यूम भी पता होगा। फिर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल पता होना चाहिए। देन कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इट इज द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबर एटम्स। अगर हम किसी एक लैटिस पॉइंट को फोकस करें लैटिस में तो उस लैटिस पॉइंट के सबसे पास में जो एटम्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। तो जब हम कहते हैं कि नियरेस्ट नेबर, इसका अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो जो 6 एटम है उसमें हर एक एटम का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर ही होगा, तभी वो नियरेस्ट नेबर कहे जाएंगे। तो ये हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर का डायरेक्ट यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता होने से और किस डायरेक्शन में नियरेस्ट नेबर होते हैं ये पता होने से हमें इसमें कैलकुलेशन में मदद मिलती है।
देन रिलेशन बिटवीन लैटिस पैरामीटर एंड रेडियस ऑफ एटम। तो जो एटम है उसका रेडियस, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और जो लैटिस पैरामीटर है जैसे ए बी सी, जो लैटिस पैरामीटर है उनके बीच में रिलेशन भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर लैटिस के लिए, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए नहीं कैलकुलेट करेंगे, एक जनरल कैलकुलेट किया जाएगा, और ये जो जनरल है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। जो वाकई होते हैं उनमें थोड़े उससे कम भी हो सकती है, लेकिन ये मैक्सिमम मानते हुए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम एक सिंपल स्ट्रक्चर पे ही आएंगे, और सबसे सिंपल स्ट्रक्चर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये आप लोग ने पहले से भी देखा हुआ है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, और इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में 8 एटम्स हैं जो कॉर्नर्स पे हैं। तो हमें ये पता है कि अगर 8 एटम्स कॉर्नर पे हैं तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल क्या होगा, ये होगा 8 इंटू 1/8, क्योंकि एक कॉर्नर एटम का शेयर 1/8 होता है, तो इसलिए 8 इंटू 1/8 मतलब 1 आ जाएगा। तो जब भी लैटिस पॉइंट 1 आता है तो हम जो हमारा ओरिजिन होगा या जो इक्विवेलेंट पोजीशन होगी वो ओरिजिन, हम इसी को जनरली मानते हैं, तो वो 0 0 0 ओरिजिन होगी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, तो हमें ये देखना है कि किस डायरेक्शन के अलोंग ये 6 नियरेस्ट नेबर एटम्स हैं। तो ये भी हम लोगों ने पिछली लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये अगर ओरिजिन है तो एक एटम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, फिर चौथा इसी को हम पीछे ले जाएंगे तो ये चौथा हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो पांचवा होगा, और इसी को नीचे ले जाएंगे तो छठा होगा। तो ये चूंकि क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसलिए इसमें A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, और हम ए बी सी को अलग अलग न लिख करके केवल A ही लिखेंगे, क्योंकि तीनों ही यहाँ पे बराबर है क्यूबिक स्ट्रक्चर में। तो हमें ये करना होता है कि जिस डायरेक्शन के अलोंग दो एटम्स नियरेस्ट नेबर होते हैं उस डायरेक्शन के अलोंग हम दो एटम्स को इस तरह से रखते हैं, मतलब कि उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, वो बिल्कुल उनके बीच में गैप बिल्कुल 0 होगा, वो बिल्कुल इन कांटेक्ट होंगे, मतलब एक दूसरे को कंप्रेस नहीं कर रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। जैसे हम नॉर्मली जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया पिछले सभी लेक्चर्स में, उसमें यहाँ पे काफी गैप दिखाया जाता है, लेकिन ये गैप इसलिए दिखाया जाता है ताकि जो डायग्राम है वो इजिली समझ में आए, लेकिन एक्चुअल में इतना गैप होता नहीं है, गैप बहुत ही कम होता है, जैसे कि 2 एंगस्ट्रॉम 3 एंगस्ट्रॉम इतने का ही गैप होता है। तो जब हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो जैसे मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, हमें उस गैप को 0 मान के चलना होगा। और तो अगर मान लीजिए किसी का पैकिंग फ्रैक्शन अगर P आता है तो जो एक्चुअल लैटिस होगा उसका पैकिंग फ्रैक्शन P से थोड़ा कम ही होगा, लेकिन P से ज्यादा नहीं होगा, या मैक्सिमम P हो सकता है। तो मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन लाइन है हमारी, कोऑर्डिनेशन लाइन मींस जिसके अलोंग नियरेस्ट नेबर होते हैं उसके अलोंग हम दो एटम्स को बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में रखेंगे ताकि उनके बीच में कोई भी गैप ना हो। और फिर इस कांटेक्ट में जब हम रखेंगे तब हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द लैटिस पैरामीटर। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें रिलेशन निकालना होता है लैटिस पैरामीटर और रेडियस के बीच में, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो अब ये हमें पता है कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 1 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इस 6 नंबर का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। जब हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो 6 नंबर का कोई यूज नहीं होगा, लेकिन बस हमने इसलिए आपको कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर जानना चाहिए ताकि हमें ये पता हो कि किस डायरेक्शन के अलोंग वो नियरेस्ट नेबर हैं, और उसी डायरेक्शन के अलोंग हम दो एटम्स को आपस में टच करा के रखते हैं। और इससे अब हम कैलकुलेट करेंगे रिलेशन बिटवीन R एंड A। तो यहाँ पे देखिए ये जो एटम है इसका रेडियस R है, और इसका रेडियस भी R है। एक चीज और है ध्यान रखने की बात कि जब हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं तो सारे एटम्स एक जैसे ही लेंगे, अलग अलग तरह के एटम्स नहीं लेंगे, सारे एटम्स एक जैसे हैं ऐसा मान के चलेंगे। तो इसलिए इस एटम का भी रेडियस R है, इस एटम का भी रेडियस R है,
और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये भी स्मॉल a है जो कि लैटिस पैरामीटर है। तो r प्लस r मतलब 2r इज इक्वल टू a। तो रिलेशन हमारे बीच में हमारे पास क्या आ गया, r और a के बीच का a इज इक्वल टू 2r। a इज इक्वल टू 2r रिलेशन है जिसका हम आगे यूज करेंगे। क्योंकि हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं और हम किसी एक पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब एक जनरल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये इसलिए हमें लैटिस पैरामीटर की वैल्यू नहीं पता है, ये एटम का रेडियस क्या होगा ये भी हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन निकालना है, इसलिए बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं और हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो a इज इक्वल टू 2r ये रिलेशन है जो आगे यूज होगा। फिर नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो ये चूंकि क्यूब है तो क्यूबिक सिस्टम के लिए वॉल्यूम a इंटू ए क्यूब होगा इसका वॉल्यूम। और फिर वॉल्यूम ऑफ एटम, एक एटम का वॉल्यूम क्या होगा, एक एटम का वॉल्यूम होता है 4π/3 r क्यूब। चूंकि ये स्फेरिकल है, हमने माना हुआ है कि ये एटम इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर है, तो इसलिए उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होगा 4π/3 r क्यूब या 4πr3/3। अब अगर हम इस r को a के टर्म्स में रख दें, इस r को a के टर्म्स में रखें, देखिए चूंकि हमें फ्रैक्शन निकालना है तो हम दो तरह से कर सकते हैं, आइदर वी कैन चेंज a इंटू आर और वी कैन चेंज r इंटू a। तो या तो हम a को r के टर्म्स में रख दें, जहां जहां भी a आता है वहां हम r रख दें, या दूसरा तरीका ये है कि जहां भी r आ रहा है वहां पे a रख दें। तो ऐसा कोई भी तरीका फॉलो किया जा सकता है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पे मैंने r को रिप्लेस किया है, r इज इक्वल टू a/2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन है a इज इक्वल टू 2r, इसलिए r की वैल्यू a/2 होगी। तो r को यहाँ a/2 अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये a क्यूब हो जाएगा और नीचे 8 आएगा, तो 4 2 जा 8, 2 कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो पाई a क्यूब बाई 6 ये आ गया। इसको हम चाहें तो r के टर्म्स में भी रख सकते हैं। अब जब पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन को बाय द डेफिनेशन हमने क्या डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था कि वॉल्यूम ऑफ द occupied by the atoms divided by the volume of unit cell। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है जो कि a क्यूब है, और कितना वॉल्यूम एटम ऑक्यूपाई करेगा, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो ये 1 हो गया, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 1 है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल 1 है, इसलिए 1 मल्टीप्लाइड बाई द वॉल्यूम ऑफ वन एटम जो कि पाई a क्यूब बाई 6 है। तो इस कैलकुलेशन को करेंगे, और इसमें देखिए चूंकि हमने यहाँ पे r को a में कन्वर्ट कर दिया था, यहाँ पे जो r था उसको a के रिलेशन से कन्वर्ट कर दिया था, इसलिए ये ये क्यूब कट जाएगा और जो सिंपल हमारे पास आएगा वो π/6, जिस और पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14 होती है, तो ये वैल्यू 0.52 मतलब 52%। तो जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसमें पूरे यूनिट सेल में 52% स्पेस एटम ऑक्यूपाई करता है, और बाकी जो 48% स्पेस है वो खाली रहता है, मतलब वो वॉइड है या वो इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो इस तरह से हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ भी हमने कोई विशेष एग्जाम्पल नहीं लिया है, ये एक जनरल कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने एक एफसीसी स्ट्रक्चर का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। एफसीसी स्ट्रक्चर मतलब कि 8 एटम्स कॉर्नर्स पे होंगे और 6 एटम्स और होंगे जो कि फेस पे के सेंटर पे होंगे। 6 फेसेस हैं, तो हर एक फेस के सेंटर पे एक एक एटम और होगा, मतलब 6 एटम और हो जाएंगे। और चूंकि हम एक जनरल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सारे एटम्स एक जैसे ही होंगे, मतलब जो एटम्स कॉर्नर पे हैं वही एटम फेसेस पे भी मौजूद होंगे। तो इस तरह हम कैलकुलेशन करेंगे। अब ये आपको पहले से ही पता है कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4। 4 कैसे होगा, क्योंकि एक शेयर तो कॉर्नर एटम से आएगा 8 इंटू 1/8, और जो फेस के सेंटर पे होते हैं एटम उनका शेयर हाफ होता है, और इस तरह के 6 एटम यहाँ पे मौजूद हैं, तो 6 इंटू हाफ मतलब 3। तो 3 शेयर जो होगा वो फेस से आएगा और एक शेयर कॉर्नर से आएगा, तो 3 + 1 4। तो 4 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल या 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। तो ये क्लियर हो गया।
अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 है। ये मैंने पिछली बार आपको बताया था कि 12 क्यों होगा, क्योंकि एक देखिए यहाँ पे है जो नियरेस्ट नेबर है। अब वो नियरेस्ट नेबर ये नहीं है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, जैसे क्यूबिक स्ट्रक्चर में, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो नियरेस्ट नेबर था वो ये वाला था, इसी को हमेशा हम ओरिजिन मानेंगे। तो नियरेस्ट नेबर ये था और ये था, किसमें? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। लेकिन जब हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अब नियरेस्ट नेबर ये हो जाएगा जो फेस के सेंटर पे है, क्योंकि ये तो दूर हो गया, ये उससे ज्यादा करीब है, तो इसलिए ये हो जाएगा। और वैसे ही दूसरे फेस पे ये होगा, और तीसरे फेस पे जो पीछे वाले फेस पे है ये होगा। तो ये 3 है, लेकिन एक ही प्लेन में, मतलब इस वाले प्लेन में 4 होते हैं, तो इसलिए 4 इस प्लेन में, 4 इस प्लेन में और 4 उस प्लेन में, मतलब 12 नियरेस्ट नेबर होते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छी तरह समझा दिया था। तो अब चूंकि जो नियरेस्ट नेबर का डायरेक्शन है वो ये वाला डायरेक्शन है, हम इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इसको विजुलाइज करना ज्यादा इजी है, इसलिए मैंने लाइन इस डायरेक्शन में खींची है। अगर आप चाहें तो इसे भी खींच सकते हैं या इसको भी खींच सकते हैं, लेकिन विजुलाइज करने के लिए ये ज्यादा आसान है इमेजिन करने के लिए, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो इस डायरेक्शन में जिधर की नियरेस्ट नेबर है 1 2 3 है, तो हम 3 जो इधर एटम्स होंगे वो तीनों एटम्स एक दूसरे के टच में होंगे। तो इस डायरेक्शन में हमने तीनों एटम्स को टच कराया है, और ये तीनों एटम्स बिल्कुल एक जैसे ही हैं, और यहां से हमें पता चलेगा कि ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है। ये जो हम टच कराते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य यही होता है कि हमें रिलेशन पता चले कि ए और आर में क्या रिलेशन है। तो यहाँ भी चूंकि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ भी a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ऐसा ही होगा। तो अब इस बेसल प्लेन पे ही हम देख रहे हैं, अगर बेसल प्लेन में ये स्क्वायर है, बेसल प्लेन एक स्क्वायर होगा, क्यूब का जो बेसल प्लेन होता है वो स्क्वायर होता है, या जो हर एक फेस होता है वो क्यूब का स्क्वायर में के फॉर्म में होता है, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये a है और ये भी a है, तो इसके लिए इसका जो डायगोनल होगा वो a√2 होगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो a√2 है, ये हमें पता है ज्योमेट्री से, हमें ये पता चल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये a√2 है। अब इस a√2 डिस्टेंस में कितने r आ जाएंगे? 1 2 3 एंड 4। तो रिलेशन क्या है? a√2 इज इक्वल टू 4r। ये हमारा रिलेशन हो गया a और r के बीच में। और फिर अगेन हम वही प्रोसेस करेंगे, जो सबसे टिपिकल चीज होती है वो ये रिलेशन निकालना होती है। अगर एक बार ये रिलेशन सही निकल जाए तो फिर आगे प्रोसीड करना इजी हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है। चूंकि ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो वॉल्यूम अगेन ए क्यूब ही होगा। फिर वॉल्यूम ऑफ एटम भी सेम ही रहेगा 4π/3 r क्यूब। लेकिन अब हम यहाँ पे r की जगह पे ये जो भी वैल्यू है इस वैल्यू को a के टर्म्स में पुट कर देंगे। जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि हम चाहें तो r को a के टर्म्स में कर दें, या हम चाहें तो a को r के टर्म्स में कर दें। r को a से रिप्लेस करें या a को r से रिप्लेस करें, कुछ भी हम करें, बस हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो उद्देश्य है वो यह है कि दोनों एक ही फॉर्म में रहे, या r या a, ताकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से आपस में कट जाए। तो इसको अगेन हमने r को a के फॉर्म में चेंज कर दिया है, और चेंज करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी πa³ डिवाइडेड बाई 24। तो अब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। तो कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ 1 एटम एंड देन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये जो भी चीज है इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो a क्यूब यहाँ से कट जाएगा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा कट के, तो ये √2/6 आ जाएगा। सो π√2/6, और इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे पाई को 3.14 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0.74 आएगी, मतलब 74%। तो पैकिंग फ्रैक्शन को देख करके, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू देख करके ही हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा पैक्ड है, मतलब हाईली पैक्ड है, और कौन सा लूजली पैक्ड है, या डेंसली पैक्ड है एंड लूजली पैक्ड है। जैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में देखिए 52% था,
मतलब 52% वॉल्यूम है जो केवल एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं, और जो बाकी वॉल्यूम है वो एम्प्टी है या वॉइड्स है वहां पे, और या इंटरस्टिशियल स्पेस है। लेकिन जब हम एफसीसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पे 74% वॉल्यूम एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब वो ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर है। तो इसलिए इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 74% हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारा, या नेक्स्ट कैलकुलेशन है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो बीसीसी स्ट्रक्चर। तो बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए फिर वही सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि क्या होती है। यहाँ पे मैंने बीसीसी स्ट्रक्चर का डायग्राम बना दिया है जिसमें 8 कॉर्नर एटम्स होंगे और एक जो एटम होगा वो सेंटर ऑफ द बॉडी पे होगा। तो इसका शेयर कितना होगा नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट के लिए, कॉर्नर एटम से 8 इंटू 1/8 मतलब 1, और जो बॉडी के सेंटर में है वो केवल इसी यूनिट सेल से ही को ही अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देता है, वो किसी और यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं होता है, इसलिए इसका पूरा कंट्रीब्यूशन 1 आएगा। तो 1 फ्रॉम द कॉर्नर्स and 1 from the center of the body, so 1 plus 1 2, so number of lattice point per unit cell is equal to 2. अब इसमें भी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। 8 कैसे होता है, जो सेंटर ऑफ द बॉडी पे है उसके नियरेस्ट नेबर क्या है, ये जितने कॉर्नर्स के हैं वो उसके नियरेस्ट नेबर हैं, ये सारे जो कॉर्नर्स हैं वो उसके नियरेस्ट नेबर हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। अब हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन आर एंड ए, और उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रिलेशन निकालने के लिए हम देखते हैं कि किस डायरेक्शन के अलोंग नियरेस्ट नेबर है, उस डायरेक्शन के अलोंग जो भी लैटिस पॉइंट होते हैं उनको हम टच करा के रखते हैं, उन एटम्स को टच करा के रखते हैं ताकि हमें हाईली पैक्ड स्ट्रक्चर का कैलकुलेशन हम कर सकें। तो यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ द बॉडी है और कॉर्नर एटम्स हैं जो कि टच करते हैं, तो यहाँ पे एक हम सॉलिड डायगोनल खींचेंगे। जब हम एक प्लेन में डायगोनल खींचते हैं तो जैसे ये प्लेन है तो इसको हम सिंपली डायगोनल कहते हैं, लेकिन जब कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा जैसे क्यूब का स्ट्रक्चर है तो वहां पे हम प्लेनर डायगोनल नहीं खींचते बल्कि सॉलिड डायगोनल खींचते हैं। और सॉलिड डायगोनल खींचने के लिए एक कॉर्नर अगर आगे का पॉइंट है तो दूसरा कॉर्नर वो पीछे का पॉइंट होता है। जैसे अगर हमने मान लीजिए इसको इससे मिला दिया तो ये सॉलिड डायगोनल नहीं होगा क्योंकि ये तो एक प्लेन में ही हुआ ना, ये फ्रंट वाले में ही अगर हमने दोनों फ्रंट के एटम्स को मिलाया तो ये सिंपल एक डायगोनल है, सॉलिड डायगोनल नहीं है। सॉलिड डायगोनल के लिए अगर हमने ये वाला एटम कंसिडर किया है जो फ्रंट का है तो फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बैक का होगा उसे कैलकुलेट करेंगे, या कि जैसे मान लीजिए अगर हमने ये वाला लिया जो पीछे का है तो यहाँ पे ये फ्रंट वाला लेंगे तो ये भी सॉलिड डायगोनल होगा। तो अब हम सॉलिड डायगोनल के अलोंग 3 एटम्स होंगे जो कि एक दूसरे को टच करेंगे, क्योंकि 1 2 3 ये 3 लैटिस पॉइंट हैं और इन तीनों लैटिस पॉइंट पे हमने एक एक बड़े एटम्स रख दिए हैं ताकि वो एक दूसरे को टच करें। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉलिड डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, इस सॉलिड डायगोनल की वैल्यू निकालने के लिए आपको अगर याद है तो वो a√3 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इसके लिए अगर आप इसको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी यहाँ पे खींचा ही हुआ है, और लेकिन फिर इसको हम यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दें, इस तरह से ज्वाइन कर दें तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है एक डिफरेंट सा ट्रायंगल बना देते हैं। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखिए ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू डायगोनल है जो कि a√2 होगी। a√2 और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू a है क्योंकि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो हमें ये निकालना है, ये सॉलिड डायगोनल है तो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, ये आ जाएगा √a² प्लस 2a² मतलब 3a², तो ये आ जाएगा √3a या a√3। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो a√3 सॉलिड डायगोनल है और यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, तो इनके बीच में r कितना हो गया 1 2 3 एंड 4, तो 4r, तो a√3 इज इक्वल टू 4r। ये हमारे पास रिलेशन है
A√3 इज इक्वल टू 4R। तो अब हमें रिलेशन पता चल गया। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगेन चूंकि ये क्यूबिक सिस्टम है तो यहाँ पे A क्यूब ही होगा। फिर वॉल्यूम ऑफ एटम वो भी वही होगा 4π/3R³। और अब हम यहाँ पे R की जगह पे ये जो भी वैल्यू है इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हुआ, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 2। तो 2 into द वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें कट जाएंगी, 2 से 8 कट जाएगा और A क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो π√3/8 मतलब 0.68। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 है और इसे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 68%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो 68% वॉल्यूम है या जो 68% स्पेस है वो एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं और जो रिमेनिंग 32% होगा वो वॉइड है या वो एम्प्टी स्पेस होगा। तो अब अगर हम कंपैरिजन करें सिंपल क्यूबिक का, एफसीसी का और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का, तो सिंपल क्यूबिक का 52% था और फिर बॉडी सेंटर्ड का 68% है और फिर एफसीसी का 74% होता है। तो इसको आप लोग इसको थोड़ा सा याद करके भी रखना चाहिए। अगर कभी थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप इससे भी देख सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल ज्यादा होगा वहां पे जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा। तो इस तरह से हमने सिंपल क्यूबिक का, एफसीसी लैटिस का और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट किया। और अब हम लोग लास्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं विच इज द हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब टिपिकल मतलब उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी इसको करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। हेक्सागोन में आपने पहले कल देखा था कि ए बी लेयर होता है। ए लेयर इस तरह का होगा, फिर बी लेयर में वो मतलब कि ये 3 एटम होंगे। अगर हम इसी के ऊपर रखें तो उसके जस्ट सेंटर, मतलब ये जैसे एटम है तो इसके जस्ट ऊपर कोई एटम नहीं होता है बल्कि उसके ऊपर खाली होता है, उसको उसके अराउंड 3 एटम होते हैं और फिर ये लेयर फिर से रिपीट करती है। तो ए बी इस तरह से ये लेयर रिपीट करती है। तो इसमें फिर मैंने आपको बताया था कि इसका जो यूनिट सेल होता है वो इतना बड़ा हेक्सागोनल सेल को यूनिट सेल नहीं लेते हैं बल्कि उसमें से हम एक हिस्से को यूनिट सेल मानते हैं। तो और जो पूरा हेक्सागोन है वो कैसे बनता है, वो पूरा हेक्सागोन इस तरह के 2 यूनिट सेल, 2 फुल यूनिट सेल और 2 हाफ यूनिट सेल से मिलके हेक्सागोन पूरा बनता है। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो 2 तरह से हो सकता है। या तो हम पूरे हेक्सागोन को कंसिडर करें और पूरे हेक्सागोन को कंसिडर करें, पूरे हेक्सागोन का वॉल्यूम निकालें और पूरे हेक्सागोनल सेल में जितने भी नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल हैं उसे देखें और तब हम कैलकुलेशन करें, तो वो सेम कैलकुलेशन, सेम रिजल्ट आएगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम पहले से ही एक छोटा यूनिट सेल लें जो कि उससे छोटा, मतलब प्रिमिटिव तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये यूनिट सेल है। अगर हम इस छोटे यूनिट सेल को कंसिडर करें और फिर इसी यूनिट सेल में हम देखें कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कितने हैं और इसी का केवल हम वॉल्यूम निकालें और फिर कैलकुलेशन करें, तो हम दोनों तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। तो खैर यहाँ पे हमने इस यूनिट सेल को लिया हुआ है और इस यूनिट सेल का हम वॉल्यूम निकालेंगे। इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कितने हैं वो कैलकुलेट करेंगे और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल यहाँ पे 2 होंगे। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि 2 होते हैं क्योंकि ये जो 4 कॉर्नर एटम्स हैं उनका 1, मतलब ये 8 कॉर्नर एटम्स हैं उनका शेयर 1 होता है और एक इसके, इन तीनों में से एक जो होगा वो इसके बीच में आएगा, मतलब उसकी बॉडी के अंदर आएगा, तो इसलिए एक उसका शेयर होगा तो 1 1 2 हो जाएगा। और इक्विवेलेंट पोजीशन होती है 0 0 0 एंड 2/3 1/3 एंड हाफ। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इन दोनों ए के मिडल में है
और इसमें लैटिस पैरामीटर, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास दो लैटिस पैरामीटर है। जैसे क्यूबिक स्ट्रक्चर में तो एक ही लैटिस पैरामीटर था, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो मतलब a की वैल्यू हमें केवल r से कनेक्ट करनी थी, हमें केवल a और r का रिलेशन निकालना था। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास दो लैटिस पैरामीटर है, एक a है क्योंकि a इज इक्वल टू बी, तो एक a है और दूसरा सी डायरेक्शन में सी है, तो हमें ए को भी आर से रिलेट करना पड़ेगा और हमें सी को भी आर से रिलेट करना होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे ए क्या है, ये ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और सी, ए से ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो सी है, तो इस बी प्लेन से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो c/2 होगा। तो अब पहले हम देख लें कि हमें क्या क्या जानकारी है हमारे पास। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, तो वो 2 है, ये मैंने अभी आपको बता दिया और पिछले लेक्चर में भी बताया था। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ये पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से बताया था कि जैसे अगर ये 6 ये वाले एटम्स को अगर हम ओरिजिन माने तो 6 इसके चारों तरफ हो गए, हर तरफ ये 6 हैं और फिर 3 ये ऊपर है और वैसे ही 3 यहाँ नीचे भी होगा, जो नीचे वाला लेयर होगा उसमें भी 3 होगा, तो 6 3 9 और 3 12 ये कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। तो इन कोऑर्डिनेशन नंबर के अलोंग, मतलब ये नियरेस्ट नेबर है, इनके अलोंग हम इनको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रिलेशन बिटवीन ए आर एंड ए। ये आसान है क्योंकि देखिए इसको अगर हम यहां से जोड़ेंगे तो ये जो दो पॉइंट हैं, मतलब एक ये वाला और दूसरा ये दोनों एक टच करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि यहां से ही ये नियरेस्ट नेबर का डायरेक्शन है, इसको हमने ओरिजिन माना है, तो ये एक दूसरे को टच करेंगे। अगर टच करेंगे तो ये डिस्टेंस a है, हेक्सागोन में ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये सारी वैल्यूज a है, तो ये a है और अगर जब टच करेंगे तो 2r हो जाएगा। तो हमारा रिलेशन क्या है, a इज इक्वल टू 2r। ये यहाँ भी लिखा हुआ है कि किसी भी दो एटम्स के बीच में ये 2r होगा, तो a इज इक्वल टू 2r, ये सिंपल है और ये हमें पता चल गया कि a इज इक्वल टू 2r है। अब नेक्स्ट हम पहले कैलकुलेट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब सबसे पहले कैलकुलेट कर लें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करने के लिए हमने इस तरह का प्रोसीजर अपनाया है कि किसी भी बॉडी का जो वॉल्यूम होता है वो कैसे निकालते हैं कि एरिया ऑफ द प्लेन एंड मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। तो अगर कोई प्रिज्मेटिक, जैसे ये एक प्रिज्म टाइप का स्ट्रक्चर है और उस प्रिज्म का जो बेस है वो हेक्सागोन है, तो एक हेक्सागोनल प्रिज्म को अगर वॉल्यूम निकालना है तो उसका तरीका क्या होगा कि एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। तो पहले हम एरिया ऑफ द बेस निकालेंगे। तो हम पहले पूरे हेक्सागोन का कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके बाद चूंकि मैंने आपको बताया था कि जो एक हेक्सागोनल यूनिट सेल है वो दो फुल यूनिट सेल एंड प्लस 2 हाफ यूनिट सेल से मिलके बनता है, इसका मतलब एक तरह से 3 प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो 3 प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर है तो टोटल अगर हेक्सागोनल वॉल्यूम को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है यूनिट सेल का उसका वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। तो इसको करने के लिए पहले हम निकालेंगे कि ये देखिए जो हेक्सागोन है इसमें 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे बन जाते हैं, छोटे छोटे 6 ट्रायंगल्स हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं और उन 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का एरिया सबका सेम ही होता है और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे और उसके बाद फिर उसको सबसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक का एरिया निकालने के लिए हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, हालांकि ये हमने किसी और पर्पस से ड्रॉ किया है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि जैसे ये है तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए जो तीनों उसके आर्म्स हैं वो ए होंगी। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों आर्म्स ए हैं। यहाँ पे एक्स और आर जो भी लिखा है 30 डिग्री, इस पे आप मत जाइए, या मैं एक अलग से ही ड्रॉ कर देती हूँ, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल अलग से ड्रॉ कर देते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो इतना सा एरिया है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ऐसे कितने एरिया है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे 6 एरिया होगा, तो इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4 और इसको भी अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो 5 और 6।
तो इसमें सारे आर्म्स ए हैं, ये भी ए है और ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। अब इसका एरिया निकालने के लिए, किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, जो यहाँ पे ए है, इंटू हाइट h। तो ये बेस यहाँ पे ए है और ये हमें हाइट निकालनी है, और ये एंगल कितना होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा। दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो ये भी ए है, तो इसलिए अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं या ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा a sin 60, क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये a है, हाइपोटेनस है, तो इसलिए ये जो परपेंडिकुलर होगा वो a sin 60 होगा। तो अब एरिया इसका कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना है? सॉरी, ये हमने यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया है, ये वॉल्यूम नहीं, ये एरिया होना चाहिए, ये एरिया होना चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं, ये एरिया होगा। इसको काट दीजिए, ये एरिया होगा। एरिया, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हाफ इंटू ए इंटू दिस हाइट विच इज a sin 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आ जाएगा √3/4 a स्क्वायर, √3/4 इंटू a स्क्वायर न्यूमरेटर में है। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हुआ, तो इसलिए अब टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 6 इंटू, और वॉल्यूम निकालने के लिए फिर हम उसे c से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर इंटू c। ये क्या डिनोट कर रहा है? इतना जो लिखा हुआ है यहां तक, ये डिनोट कर रहा है वॉल्यूम, मतलब 6 इंटू द एरिया ऑफ वन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब पूरे बेस का हमें एरिया पता चल गया और फिर उसे हाइट c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें पूरे इस हेक्सागोन का वॉल्यूम पता चल जाएगा। फिर मैंने उसको 3 से डिवाइड किया है, क्योंकि एक हेक्सागोनल यूनिट सेल में ऐसे 3 यूनिट सेल होंगे, तो इसलिए उसे 3 से डिवाइड कर दिया। तो जो भी रिजल्ट हमारा आया वो है √3/2 a स्क्वायर c या 0.86 a स्क्वायर c। ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। इतने से यूनिट सेल का है ये पूरे का नहीं है। ये पूरे का अगर होगा तो हम उसे 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, अगर पूरे का हमें निकालना है तो 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब हमें निकालना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? वॉल्यूम ऑफ एटम 4πr³/3, ये तो हमें पता ही है, लेकिन उसके पहले हमें a और r के बीच का तो रिलेशन पता चल गया, लेकिन हमें r और c के बीच का रिलेशन नहीं पता है, तो हमें r और c के बीच का रिलेशन पता करना है। तो r और c के बीच का रिलेशन पता करने के लिए हमें क्या करना है कि एक यहाँ से, ये जो 3 एटम्स हैं, इन तीनों एटम्स के सेंटर से एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, और फिर इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर इसी डायगोनल पे आएगा। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और इसको हम ज्वाइन कर दें तो इस डायगोनल पे ही ये परपेंडिकुलर किसी बिंदु पे आएगा, और फिर इसको यहां से भी ऐसे ज्वाइन कर दिया गया है। तो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में भी देखिए, चूंकि जो ये 3 एटम्स हैं, ये 3 एटम्स भी पिछले दिन का अगर हम लेक्चर रिकॉल करें, आप लेक्चर रिकॉल कीजिए, तो जो पिछला डायग्राम था उसमें एक लेयर था और उसके ऊपर जो दूसरा लेयर है वो बिल्कुल सटे हुए रखे होते हैं, उनके बीच में इतना गैप नहीं होता है। तो अगर सटे हुए रखे हैं तो ये इसके एलोंग भी, क्योंकि हमने जो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर गिना है वो इसको भी गिना है, इसलिए इसके एलोंग भी वे एक दूसरे को टच करेंगे, तो इसके एलोंग भी वो एक दूसरे को टच करेंगे। तो हमने 2 एटम को इसके एलोंग भी टच कराया है, और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये परपेंडिकुलर c/2 होगा, क्योंकि ये पूरा c है इसलिए ये उसका आधा हिस्सा होगा, तो ये c/2 हो गया। और ये जो डिस्टेंस है x, ये अभी हमें नहीं पता है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसलिए इसको यहाँ पे x की तरह रख दिया गया है। तो अब हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो x की वैल्यू है, ये जो
ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट में देखेंगे तो इस पॉइंट में x की वैल्यू देखिए इस तरह से निकलेगी। ये तो r है, दो एटम के बीच में ये जो भी डिस्टेंस है, मतलब हमने ये 2r है, लेकिन केवल हाफ अगर लें, ये जो ग्रीन कलर से जितना ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल को केवल अगर देखा जाए, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन इसको आप सीधा ही समझिए। तो इसको हम ऐसा ऐसा मानिए, इसे इस तरह का। तो ये वाला डिस्टेंस r है, क्योंकि दो एटम के बीच में ये r डिस्टेंस है, और फिर ये डिस्टेंस है x। ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये x डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है, मतलब इस ट्रायंगल को हम बना रहे हैं, इस ट्रायंगल को। तो ये x डिस्टेंस है। अब हमें ये x की वैल्यू निकालनी है, और ये r हमें पता है, ये कितना होगा ये हमें नहीं पता, और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इस डायगोनल को इस तरह से ड्रॉ कर दें, तो ये चूंकि 60 डिग्री है, तो ये बीच में 30 डिग्री होगा। तो इसलिए ये जो एंगल है, ये एंगल, छोटा एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री एंगल बनेगा, और ये अगेन 90 डिग्री है। तो फिर यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, इस छोटे से ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ये हाइपोटेनस x है, और ये जो बेस है वो r है, और ये एंगल 30 डिग्री है। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, r इज इक्वल टू x cos 30, r इज इक्वल टू x cos 30। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू रख देंगे √3/2, तो x इज इक्वल टू 2r/√3। ये रिलेशन मिला हमें, और r और a इज इक्वल टू 2r, ये तो हमें पता ही है। तो अब हमारे पास क्या रिलेशन हो गया, अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में देखिए, ये अगेन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे 4r² इज इक्वल टू c²/4 प्लस x²। यहाँ पे हमें चूंकि c को r से रिलेट करना है, इसलिए हमें x को भी r से रिलेट करना पड़ा, क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे x और r के बीच का भी रिलेशन निकाला है, ताकि हम सब कुछ एक फॉर्म में आ जाए, सब कुछ r के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे x की स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और फिर इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो c इज इक्वल टू आएगा 4√2r/√3, 4√2r/√3, ये c की वैल्यू आएगी। तो अब ये जो भी c की वैल्यू है, जब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो उसे हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब पैकिंग फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 2 है, एंड देन वॉल्यूम ऑफ द वन एटम 4πr³ 4π/3 r³, यही वॉल्यूम होता है, एंड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच इज √3/2 a²c। तो इसमें हमें अब क्या करना है कि इसमें हमें a को भी, जो a है वो 2r है, तो a की जगह 2r रख दीजिए, मतलब कि 4r² हो जाएगा, और c की जगह भी ये वाली वैल्यू रख देंगे, c की जगह भी ये वाली वैल्यू रखेंगे। मतलब हमने यहाँ पे a और c दोनों को r में कन्वर्ट कर दिया है। पहले हम क्या करते थे कि r को a में कन्वर्ट करते थे, क्योंकि वहां पे केवल एक लैटिस पैरामीटर a था, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि चाहे तो हम a को r में कैलकुलेट करें या कन्वर्ट करें, या r को a में कन्वर्ट करें, दोनों एक ही बात होती है। तो यहाँ पे चूंकि दो लैटिस पैरामीटर हैं a और c, इसलिए a को भी r के टर्म्स में रख देंगे और c को भी r के टर्म्स में रख देंगे। हमें अब पता है कि a इज इक्वल टू 2r है, और हमें ये भी पता है कि c इज इक्वल टू 4√2r/√3 है। तो जब ये आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे ये वैल्यू आएगी π/3√2, और इसकी भी जो वैल्यू होती है वो 0.74 होगी। ये वही वैल्यू है जो कि एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए आई थी, और उसके लिए मैंने लिखा था π√2/6, उसकी जो वैल्यू थी π√2/6 थी। तो ये सेम वैल्यू है, अगर इसको हम √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये π√2 और ये 2 बन के 6 हो जाएगा। तो π√2/6 कहें या कि π/3√2 कहें, दोनों एक ही बात है, और इसकी वैल्यू आएगी 0.74 या 74%। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो HCP के लिए भी सेम होता है जो कि BCC के लिए होता है, जिसे हम हेक्सा, इसीलिए हम इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने आज के लेक्चर में सारा पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट किया, और
सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए और हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर के लिए। तो ये न्यूमेरिकल का पार्ट होता है और आपको किसी कंपटीशन में या फिर आपके एनुअल एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, जहां आपको डिराइव करके अगर बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एचसीपी, तो वहां पे पूरा डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती है और आपको जो भी 4 मल्टीपल आंसर होंगे उनमें से टिक करना होगा या एक को सेलेक्ट करके लिखना होगा। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें फिर पूरा डिराइव करना पड़ेगा, या मान लीजिए स्मॉल क्वेश्चन भी है मतलब तो भी उसमें डेरिवेशन होगा। तो उस हिसाब से आपको इसका डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी होगी, समझ करके डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन जो वैल्यू है इस वैल्यू को याद भी रखना होगा ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकें। यूनिट 1 का पोर्शन हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया है और अब हम सारे पॉइंट्स या सारे टॉपिक्स कवर करते हुए अब हम लोग बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, जो कि मिलर इंडिसेस है। और ये मिलर इंडिसेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो केवल एक ही टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर का, यूनिट 1 का मिलर इंडिसेस, और फिर हम यूनिट 1 को कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच।